एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 का क्लास 6 से लेकर 8 तक यानी कि पेपर 2। इसकी सीडीपी स्टार्ट करेंगे। ये हुआ था 21 सितंबर 2014 को। ठीक है, चलिए तो सीडीपी से स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे जो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है वो शिक्षकों से क्या मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाएं। ये तो गलत ही हो जाएगा। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से नहीं, देखो अलग अलग विकासात्मक अवस्था के बच्चे हैं तो उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना है, समान नहीं करना है। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल, देखो केवल संज्ञानात्मक नहीं होना चाहिए, सारा विकास होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। जैसे विकासात्मक कारक हैं उनके ज्ञान के अकॉर्डिंग, मतलब सीधी सीधी भाषा में ये है कि जिस स्टेज पे विकास की जिस स्टेज पे बच्चा है उसके अनुकूल ही उसके साथ में व्यवहार करें, उसके साथ में उसको सिखाएं, उसी के अनुसार जो जिस स्टेज पर है उसको उसी के अनुसार, उसी की युक्तियों से, उसी के तरीके से उसको समझाएं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, मतलब शिक्षार्थी कब तक नहीं सीख सकते, जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की आवश्यकता के रूप में अनुरूप ना पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामाजिक के अनुरूप में ही पढ़ाएं तभी बच्चों को सीख सकते हैं, या उन्हें यह पता ना हो कि वे तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं वे निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। नहीं, ये वाली बात सही नहीं है। दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछें, ये भी नहीं है कि सीखने वाले माता पिता पूछ रहे हैं, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही। वो तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि वे सीखने के लिए तैयार ना हो। मतलब हम किसी को कितना भी सिखा लें, जब तक नहीं उसको सिखा पाएंगे वो जब तक नहीं सीख पाएगा जब तक बच्चा खुद तैयार ना हो, जो सीखने वाला है वो खुद तैयार ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है। जो सामाजिक अधिगम है सिद्धांत, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो किस चीज़ पर ज़्यादा बल देता है। तो देखो समाज है तो समाज किस पे देगा, पोषण पे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुकूलन में इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका ऑप्शन आयोग के हिसाब से बी है, पोषण ही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में आयोग जिसको मानता है हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किस चीज़ पर बल देता है। तो देखो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो देता है उद्गम के मुकाबले में हीनता स्तर लाने के लिए। ठीक है, उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगन व प्रसूत स्तर या क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये नहीं देता। मनोसामाजिक उद्गम के मुकाबले में हीनता स्तर पर ध्यान देता है। ठीक है, या बल देता है। आते हैं नए क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रशंसिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है। मतलब किसने ये वाली बात बोली है, यह तथ्य जो है किसने बोला है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रशंसिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक कह लो या सामाजिक कह लो, तो ये किसने दिया है, लेवाइस्की ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप एक शिक्षक या शिक्षिका हैं के रूप में रैंकिंग और धमकाने, जो रैंकिंग चलती है कॉलेजों में, रैंकिंग और धमकाने से सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं आपसे जुड़ने वाले किशोरों जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। तो देखो किसी चीज़ को जो गलत है, गलत को मान रहा है, तो वो किस स्तर पर होगा, वो होगा उत्तर पारंपरिक स्तर पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। जो प्रगतिशील यानी एक्टिव क्लास जो है किससे संबंधित है। शिक्षक सूचना और प्रतिकरण के प्रवर्तक सिर्फ सूचना दे दे तो वो एक्टिव नहीं है। अधिगम तथ्यों को एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, या परीक्षा मानदंड भी नहीं होना चाहिए, या बाहरी भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब बच्चा करके सीखता है और एक दूसरे की हेल्प लेके सीखता है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। जो हॉवर्ड गार्डन ने 7 या 8 जो दिए थे, कोई 7 मानता है, कोई 8 मानता है, तो जो उन्होंने 8 दिए थे सिद्धांत, तो उनमें से अगर कोई पायलट बनना चाहता है एयरफोर्स में तो उसके पास कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, या कौन सी बुद्धि उसके पास होनी चाहिए। तो देखो उसके पास मूवमेंट वाली बुद्धि होनी चाहिए, नहीं गतिक बुद्धि होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 9 पर। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा के कारक जी, जो बुद्धि के स्पेयरमैन ने कारक बताया, परिभाषा बताई, उन्होंने 2 कारक दिए हैं, तो जी किसको रिप्रेजेंट करता है, जी मतलब सामान्य बुद्धि, जनरल बुद्धि को। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो देखो जो छोटा बच्चा होता है वो उसके साथ वो कोई टॉय से खेल रहा है, अगर आप उसको छुपा दोगे तो वो उसको ढूंढेगा, ढूंढ के वो निकाल लेता है। तो ये जो है, ये जो क्वालिटी है वो बच्चों में आ जाती है। तो कौन सी स्टेज पे, या क्या बोलते हैं इसको, कौन सी दक्षता होती है। तो देखो ये आती है सेंसरी मोटर पे, 0 से लेके, मतलब जब बच्चा जन्म से लेके 2 साल तक के बीच में ये आती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, लिंग समानता का, समान मानने का। तो देखो विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, ऐसा भी नहीं है। क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।
तो देखो इसके हिसाब से मानदंड जो करेक्ट एकदम सही जो होगा वो होगा कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के तथा लड़कियों की संख्या की तुलना, मतलब वहाँ तक पहुंचने वाले। आपने देखा है मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि लड़कियां जस्ट 10th किया और हो गया, और 10th क्या छोटी सी क्लास से भी देख लो, जो रेशियो बच्चों का होता है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो ऑलवेज कम रहता है, हमेशा ही कम रहता है। तो क्या मानदंड इन्होंने कर रखा है कि 12 तक बच्चों की जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो होगा वो सेम हो, ये मानदंड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही भी है अगर लिंग समानता को मानना है तो। नहीं तो मोस्टली 10th, कुछ विलेजेस में तो अभी भी 10th कराया शादी कर दो, 12 तक तो पहुंचने ही नहीं देते लड़कियों को। आते क्वेश्चन नंबर 12 पर, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। जो व्यक्तिगत अंतर है उनका ज्ञान, मतलब अगर टीचर को व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान होगा तो उसमें किस चीज़ में उसको मदद मिलेगी, किस चीज़ में उसको हेल्प मिलेगी। पिछले शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति नहीं, असफलता की स्वीकृति ठहराने में भी नहीं होगा। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाना, ये अच्छी बात है कि सभी को सम्मान पहुंचाने के लिए, लेकिन एक रूप बनाना एक रूप नहीं बन सकता क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो एक रूप से नहीं बना सकते हम। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने का, मतलब अगर टीचर को उन बच्चों का हर एक बच्चे का उसको पता है, उसकी एबिलिटी पता है, वो उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उसने अगर आकलन कर रखा है कि इसको इतना आता है, ये इतने हद तक सीख सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर टीचर बच्चे के लिए उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे किसी बच्चे की कैपेबिलिटी है वो 70% उसको आता है, या उसको साइंस में ज़्यादा आता है हिंदी में नहीं आता, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग कि साइंस में इतने %, हिंदी में इतने %, तो टीचर उसी के अनुरूप अगर अपना प्रणाली बनाती है तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 13 पर, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन, इस चीज़ पे ध्यान देना है, सीखने के लिए आ रखा है। ठीक है, तो सीखने के लिए आकलन का क्या मतलब है, अलग करना और रैंक देने नहीं, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने नहीं, विशिष्ट होता है और अपने आप में ही कई आकलन गतिविधि होती नहीं। सीखने के लिए आकलन होता है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, जो हमारा मोटिवेशन है उसको बढ़ावा देना, उसको इंक्रीज करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 14 पर।